सभी विद्यार्थियों को। और आज एक बार पुनः हम हिंदी संसार सोहन सर की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संज्ञा। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत समय से हम पढ़ते आते हैं, छोटी क्लासों में शुरू हो जाता है और संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर इस संज्ञा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे तो शायद आज तक आपने प्राप्त नहीं की। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को संज्ञा टॉपिक में कोई समस्या है वो इस क्लास को देख करके अपनी समस्याओं को दूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि शाब्दिक अर्थ है क्या। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब नाम क्या होता है? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या जो कोई पदार्थ है, भाव है, जिसका किसी ने नाम रख दिया, या यूं कहें कि हम किसी को नाम के माध्यम से जानते हैं, हम संबोधित करते हैं कि इस नाम से। जैसे मैंने कहा कि वह व्यक्ति राम है। अब जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं वो पर्सनल नहीं जानता, लेकिन मैंने राम के नाम से जानता हूं, तो राम उसका नाम है और नाम ही हमारे पास क्या है, एक संज्ञा हो गया, उसका संबोधन हो गया। तो संज्ञा की परिभाषा क्या आती है कि अधिकतर हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन पूरी नहीं है। देखो, किसी व्यक्ति की जगह हम करेंगे प्राणी, क्योंकि व्यक्ति में केवल मानव आएगा, तो वहाँ ये किसी व्यक्ति का नाम लेते ही प्राणी का क्यों आएगा? क्योंकि अगर व्यक्ति कहेंगे तो मानव जाति को संबोधित करेगा संज्ञा, जबकि पशु, जीव जंतु वो भी संज्ञा में आते हैं। तो हम करेंगे प्राणी, जो प्राणों से निर्मित है। किसी प्राणी, वस्तु कोई भी है, अगर कोई स्थान है, या भाव, मन में विचार जो आता है, भाव, स्थिति का बोध, करवाने वाले शब्द है, करवाने वाले शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है। अब देखो, कोई प्राणी आ गया, वस्तु कुछ भी हो सकती है, स्थान है, भाव है, और उस भाव के होने का बोध करवाए। ये शब्द देखो, भाव स्थिति का मतलब है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो ईमानदार बालक एक विशेषण का रूप है, जबकि उसकी भाव क्या है, हमें ईमानदारी का बोध करवाता है। अब है संज्ञा के भेद। पहले हम 3 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ते थे बहुत समय से, कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और कुछ नए हमारे सामने उपमान आने लग गए, तो संज्ञा के भेद अब 5 माने जाते हैं। कितने? 5। 5 कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 जो है वो जातिवाचक के ही 2 भेद और मान जाते हैं। जो एक तो हमारे पास आता है, कौन सा? पदार्थ वाचक इसको कहते हैं, या द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्यवाचक भी कहते हैं उसको। और इसी का एक भेद हमारे पास आता है समूह या समुदायवाचक, जो है समुदायवाचक। अब देखो, सभी के पीछे एक वाचक है, ध्यान रखना। ये वाचक शब्द भी वच धातु के में अक प्रत्यय लगने से बना है। वच धातु में अक प्रत्यय लगने से बना है। इसका होता है वच प्लस अक का होता है बताने वाला, बताने वाली,
वाला, वाली या बताने वाले। अर्थात जो हमें व्यक्ति प्राणी के बारे में बताएगा वो व्यक्तिवाचक, जो किसी जाति के बारे में बताएगा वो जातिवाचक, किसी भाव के बारे में बताएगा भाववाचक, और पदार्थ या द्रव्यवाचक के बारे में संकेत करेगा वो द्रव्यवाचक, और समूह या समुदाय के बारे में बताएगा वो समूह या समुदायवाचक होगा। अब हम सामान्य सी बात करते हैं व्यक्तिवाचक की, कि व्यक्तिवाचक में क्या क्या आता है। व्यक्तिवाचक अपने जैसी विशेषता वाला एकमात्र, सीधी सी बात है, को वे शब्द है जो किसी व्यक्ति प्राणी के शब्दों का बोध करवाए। इसका मतलब है अपने जैसी विशेषता वाला एकमात्र, विशेषता वाला एकमात्र जो होता है वो व्यक्तिवाचक आता है, एक मात्र। कैसे? मैंने बोला मोहन। अब मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो क्या मोहन दुनिया में एक ही होता है? जो मैंने कहा अपने आप में विशेष होता है, लेकिन नहीं, मोहन एक नहीं है दुनिया में। दुनिया में अनेकों मोहन मिलेंगे, लेकिन सबकी विशेषता अलग अलग होगी। कोई भी मोहन एक दूसरे के साथ रंग रूप में, स्वभाव में, शरीर के आकार में, बुद्धि में कभी भी एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब जो भी मोहन है वो सब अपने वाली विशेषताओं में एकमात्र होते हैं। जैसे मैंने कहा गंगा। अब गंगा एक नदी का नाम है, नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन गंगा जो है, और हो सकता है गंगा नाम से कोई और भी नदी हो सकती है, लेकिन हर गंगा अपने आप में अलग विशेषता वाली होगी। तो जहां पर व्यक्तिवाचक वही है जो अपने जैसी विशेषता वाला एकमात्र होता है, उसकी बराबरी किसी के साथ में नहीं होती। इस प्रकार हम व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। अगर हम किसी स्थान का बात करें, जैसे वो कहते हैं हम स्थान कोई विशेष लोगे आप, तो कश्मीर है। अब कश्मीर तो किसी शहर का नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रखने में, नाम ही तो है। लेकिन जिस कश्मीर को हम जानते हैं वो कश्मीर अन्य जितने भी कश्मीर होंगे उनके साथ किसी भी विशेषता में सम्मान नहीं होगा। न वहाँ के लोग एक जैसे होंगे, न वहाँ की भाषा एक जैसी होगी, ना पहनावा होगा। तो इस प्रकार जिस कश्मीर को हम जानते हैं वो दुनिया के अन्य कश्मीरों से अपने आप में अलग होगा। तो जहाँ अपने जैसी विशेषता वाला कोई एकमात्र हो वहाँ व्यक्तिवाचक विशेष संज्ञा होती है। अब बात करेंगे जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के समूह का बोध जो करवाता है वो जातिवाचक होता है। जैसे अगर गंगा है, गंगा के बाद अगर सरस्वती है, सरस्वती के साथ अगर यमुना है, ये सारी नदियां हैं अपने आप में व्यक्तिवाचक है। अगर हम इन समूह के रूप में बोलना चाहें तो हम इनको कहेंगे नदी या नदियां, नदियां कहेंगे या इसको कहेंगे नदी, सब नदी है। तो जब नदी बन गया इन अलग अलग संख्याओं से, तो नदी जो है वो जातिवाचक में आएगा। मैंने लिखा था मोहन भी एक व्यक्तिवाचक है, मैंने लिखा रोहन, मैंने लिखा राम, ये सारे अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब इनको कहें कि ये है क्या, तो हम कहेंगे या तो कहेंगे ये बालक है, या हम कहेंगे ये लड़के हैं सारे, या हम कहेंगे पढ़ने वाले विद्यार्थी है। इस प्रकार हम इनको क्या करेंगे? पहचानेंगे कि मोहन, रोहन, राम जो है वो अलग अलग नाम से अगर जाने जाते हैं तो व्यक्तिवाचक। अगर इनको सामूहिक रूप से समझना है तो या तो हम कहेंगे ये तीनों बालक है, या कहेंगे तीनों ही लड़के हैं, या कहेंगे तीनों ही विद्यार्थी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जब इस प्रकार से समूह के रूप में जानना चाहें तो किस में आएगा? जो एक संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे कहते हैं जातिवाचक। इसके बाद हम बात करेंगे भाववाचक की। तो इसी प्रकार भाव क्या है? हमारे मन के विचार है, मन की सोच है कि किस प्रकार हम अंदर के भावों को समझ पाते हैं। तो ये जो विचार आएंगे भाववाचक में, भाववाचक
मन के विचार। कई बार हम पढ़ते हैं कि जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वो भाववाचक है। अब भाववाचक में और विशेषण में थोड़ा सा अंतर आता है कि एक होता है विशेषण और एक होता है भाववाचक। जैसे मैंने लिखा ईमानदार और एक लिखा मैंने ईमानदारी, मैंने लिखा चढ़ना और मैंने लिखा चढ़ाई। ठीक है, अब देखो ईमानदार और ईमानदारी में कौन सा भाववाचक है, कौन सा विशेषण है। तो आप एक काम करो, इनका संज्ञा के साथ जो रूप है व्यक्तिवाचक का, उनके साथ प्रयोग करो। जैसे व्यक्तिवाचक मैंने लिया कि मोहन, मोहन ईमानदार है या ईमानदार बालक। अब मोहन की विशेषता है कि ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदार जो है वो विशेषण हो गया, क्योंकि मोहन की विशेषता प्रकट कर रहा है। अगर मोहन को ईमानदार मान लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में बालक क्या है, अपनी ईमानदारी रखता है। ईमानदार क्यों कहेंगे कि वो हर काम में ईमानदारी का भाव प्रकट करता है। अगर वो ईमानदार होते हुए ईमानदारी का भाव प्रकट करता है तो ये हमारे मन के विचार है। हम मोहन को छू सकते हैं, उसकी ईमानदारी को छू नहीं सकते, केवल ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बुढ़ापा है। अगर बूढ़ा और बुढ़ापा की बात करें हम, तो देखो बुढ़ापा क्या है और बूढ़ा क्या है। एक व्यक्ति है बूढ़ा और उसको बुढ़ापा आ गया। अब बूढ़ा आदमी हो सकता है, बूढ़ा कोई शेर हो सकता है, जानवर के लिए हो सकता है। तो बूढ़ा आदमी, यहाँ जो आदमी है वो बूढ़ा है, इसका मतलब हम उसको उसकी अवस्था के अनुसार पहचानते हैं कि ये आदमी बूढ़ा है। लेकिन उस बूढ़े आदमी के अंदर जो हमें दिख रहा है वो बुढ़ापा दिख रहा है, और बुढ़ापा हम महसूस कर सकते हैं कि कितना परेशान करता है बुजुर्ग आदमी को। तो जो हम बुढ़ापे की कंडीशन को देख रहे हैं, जो परेशानी देख रहे हैं, वो बुढ़ापा है, और बुढ़ापा इसकी क्या भाववाचक है, संज्ञा है। हम बूढ़े आदमी को स्पर्श कर सकते हैं, उसके अंदर समाये हुए बुढ़ापे को हम महसूस कर सकते हैं कि कितना परेशान हो रहा है उससे अवस्था के अंदर। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा को भी समझ लेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके आगे भी शेयर करें। अब चलते हैं हम पदार्थवाचक पर। है तो जातिवाचक का ही भेद, लेकिन ये उससे अलग क्यों हो गया? क्योंकि द्रव या पदार्थ के अंदर आता है। अगर आपसे कह दे कि दूध है, अगर आपसे कह दे कि चूना है, अगर आपसे कह दूं मैं कि नाइट्रोजन है, या आपने कोई गैस हो गई, O2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब ऑक्सीजन कोई एक नहीं होती, एक द्रव पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। चूना जो पीसा हुआ होता है वो कोई एक एक कण नहीं माना जाता, उसका चूने का ढेर हो सकता है। दूध को हम कोई काउंट नहीं कर सकते कि ये दूध अलग कर दिया, एक दूध दो दूध नहीं होता, दूध हमेशा मात्रात्मक रूप में होता है। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु आ जाए हमारे पास जिसको हम पहचानते हैं नाम से, क्योंकि मैंने कहा था शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम है। दूध को नाम से जानते हैं कि ये दूध है, चूने को हम चूने के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ये सारे ही पदार्थ जो है ये द्रव है। दूध क्या द्रव हो गया, ये हमारे पास ठोस में आता है, और ऑक्सीजन क्या होगी, गैस होगी। तो इस प्रकार इनको हम क्या कहेंगे, पदार्थ या द्रव्यवाचक कहेंगे। अब आती है जातिवाचक में। मैंने एक उदाहरण लिखा था कि मोहन, रोहन और राम, ऐसे न जाने कितने विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। 40, 50, 100 विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं। तो कक्षा को हम कक्षा कहते हैं, या कहते हैं कक्षा में तो भीड़ हो गई, या कहेंगे विद्यार्थियों का समूह हो गया, या विद्यार्थियों का संगठन हो गया, या कहेंगे विद्यार्थियों ने दल बना लिया, या कहेंगे विद्यार्थी सेना बन गई। इस प्रकार वो विद्यार्थी बहुत सारी संख्या में इकट्ठे होकर के
अगर हमारे सामने प्रकट होते हैं तो हम उनको समूह या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी की गणना नहीं की जाती, कक्षा बहुत बड़ी हो सकती है, दल कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन दल में होंगे तो या तो व्यक्ति, भीड़ में व्यक्ति होंगे, संगठन भी व्यक्तियों का बनता है, समूह में व्यक्ति भी हो सकते हैं, जीव भी होते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, सेना में व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार जब आपके पास जातिवाचक इतनी मात्रा में हो जाए कि उनकी गणना करना आसान नहीं है, तो वो हमारे पास एक नए ग्रुप में आएंगे और एक नया भेद हमारे सामने रखेंगे, समूह या समुदायवाचक। ये तो हो गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के सामान्य रूप। अब जो भाववाचक है वो अलग अलग रूपों में भी बंटती है, लेकिन उसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार पुनः क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।